अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक ट्रक के बारे में सोचिए तो डेफिनेटली आपके दिमाग में ऐसी ही ट्रक की इमेज आएगी, राइट दोस्तों। दुनिया भर में ट्रक और बस मैन्युफैक्चरर के बीच टाटा मोटर्स का दबदबा बरकरार है। जहां एक तरफ पर्सनल व्हीकल्स के मामले में टाटा मोटर्स की सेल्स सिर्फ इंडिया और उसके कुछ पड़ोसी देशों तक ही लिमिटेड है, वहीं कमर्शियल व्हीकल्स खासकर ट्रक के मामले में टाटा ने तो पूरी दुनिया भर में बाकी कंपनीज के छक्के छुड़ा रखे हैं। जी हाँ, इंडिया में टाटा के पास कमर्शियल व्हीकल की करीबन 53% की हिस्सेदारी है, लेकिन दुनिया भर में सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर बनना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर उनसे पहले से वॉल्वो, पीटरबिल्ट जैसी कई अन्य कंपनीज मौजूद थी और उनको पीछे छोड़ आगे निकलना वाकई में इजी नहीं था। अब उन्होंने ये किया कैसे, ये जानने के लिए पहले हम ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि सन 1945 में जब टाटा स्टार्ट हुई तो वो टाटा मोटर्स नहीं बल्कि टाटा लोकोमोटिव्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड थी। वो लोकोमोटिव के साथ साथ एक्सकेवेटर्स, इंडस्ट्रियल शंटर्स, डंपर्स और स्ट्रीम पर चलने वाले रोड रोलर्स भी बना रहे थे। ये सारी चीजें टाटा कंपनी किसी न किसी यूरोपियन कंपनी से कोलैबोरेट करके बना रहे थे और इसी तरह उन्होंने मर्सिडीज के साथ कोलैबोरेट करके 1954 में उन्होंने अपना पहला ट्रक मर्सिडीज बेंज के नाम से लॉन्च कर दिया था। हालांकि मर्सिडीज और टाटा का जॉइंट वेंचर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया और इस ट्रक का नाम बदल दिया गया। ये कोलैबोरेशन भले ही ना चला हो, लेकिन इस रेस में टाटा लंबी रेस दौड़ने वाली थी। जी हाँ, 1961 में ही उन्होंने अपने कमर्शियल व्हीकल को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और यही उनका वो कदम था जिसने आज टाटा मोटर्स को कमर्शियल व्हीकल्स के मामले में ग्लोबल कंपनी बना दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने ट्रक्स को श्रीलंका में एक्सपोर्ट किया और एक बार जब उन्होंने इंडिया से बाहर बिजनेस करना शुरू किया तो उन्हें दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचने में टाइम नहीं लगा। 1964 में उन्होंने अपने ट्रक्स को अफ्रीका भेजना शुरू किया। वैसे तो टाटा मोटर्स के अलग अलग तरह के ट्रक्स मार्केट में लॉन्च किए गए, लेकिन टाटा 407 ये एक ऐसा ट्रक है जिसे टाटा की सक्सेस का माइलस्टोन कहा जा सकता है। वैसे टाटा 407 जैसे ही इंडिया में लॉन्च हुआ, इसने इंडिया में टाटा की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ा दी। इसने जल्द ही मार्केट में पहले से मौजूद आइशर, मित्सुबिशी, डीसीएम जैसे ट्रक्स को पीछे छोड़ दिया और अपनी कैटेगरी में मार्केट का 75% हिस्सा एक्वायर कर लिया। सीधा कब्जा। जी हाँ, सिर्फ इंडिया ही नहीं, ट्रक 15 और देशों में काफी जोर शोर से बिका, एकदम दबा के बिका। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए इन्हें नए नए टेक्निकल एडवांसमेंट करने की जरूरत थी। अब इसके दो तरीके होते हैं, एक तो कंपनी खुद ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करे और दूसरा कि जिन कंपनीज की टेक्नोलॉजीज बेहतर हो उनके साथ वेंचर कर लिया जाए। सीधी सी बात, टाटा ने यहाँ पे दोनों काम किए। इंटरनेशनल लेवल पर टाटा मोटर्स की ग्रोथ में सबसे बड़ा हाथ अफ्रीका का है। हालांकि अफ्रीका में गाड़ियों का बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ की ज्यादातर जनसंख्या गरीब वर्ग से आती है, इसीलिए वहाँ मोस्टली लोग सेकंड हैंड गाड़ियाँ ही अफोर्ड कर पाते हैं। ऐसे में अगर आपकी गाड़ी की प्राइस काफी कम हो तभी लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए टाटा ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 6 असेंबली प्लांट्स लगाए और जहाँ पर इंडिया से नॉकडाउन पार्ट्स पहुँचाए जाते थे। अब इससे ये फायदा हुआ कि टाटा के व्हीकल्स की कॉस्ट वाकई में कम हो गई और अफ्रीका के लोगों को रोजगार भी मिल गया। अफ्रीका के साथ साथ साउथ कोरिया में भी टाटा मोटर्स ने अपने झंडे गाड़ दिए। कोरिया में टाटा के बिजनेस की शुरुआत डेवो मोटर्स के साथ वेंचर से हुई। उस समय डेवो के व्हीकल्स की हालत काफी खस्ता हो रही थी, इसलिए 2004 में टाटा ने वहां उनकी कंपनी को एक्वायर कर लिया। दोनों कंपनीज की एक्सपर्टीज के चलते जल्द ही टाटा डेवो का बिजनेस कोरिया में चल पड़ा और आज टाटा डेवो कोरिया की सेकंड बिगेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोरियन मार्केट में किसी बाहर की कंपनी का टिक पाना बहुत बड़ा मुश्किल काम था। टाटा ने वो भी कर दिखाया। वहाँ या तो सिर्फ कोरियन कंपनी टिकती है या फिर जॉइंट वेंचर्स। आज टाटा ट्रक्स के मामले में साउथ कोरिया की सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है।